सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज की क्लास में हमने पढ़ना है डिसोल्यूशन चैप्टर को। तो हमारा हो गया डे 6, ठीक है। डे 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स कर लिया, ऑलमोस्ट पार्टनरशिप पढ़ ली। आज लास्ट क्लास है पार्टनरशिप की, कहीं ना कहीं इसके बाद हमारी बुक चेंज हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में बोर्ड्स में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं ये चीज आपको पहले बता देता हूं। तो इस चैप्टर में यार दो ही टाइप्स के क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला जर्नल एंट्री बेस्ड, जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत कॉमनली पूछी जाती है। जर्नल वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, वो जरूर करने हैं। दूसरी टाइप वही है यार जो रियलाइजेशन अकाउंट इन लोगों ने बुक में हमारे को पढ़ाया है, दूसरा वही है रियलाइजेशन अकाउंट ये लोग पूछते हैं। तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। और साथ साथ में एक मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी पार्टनर का लोन क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में गिवन होता है, कभी कभी लोन एसेट्स में गिवन होता है। तो दोनों में कैसे आपको सॉल्व करने, ये सारी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए, तभी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस सही निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ने हैं। तो कॉपी पेन निकाल लेना, साथ साथ लिख लिख कर आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं भाई अटेंडेंस की। तो जो भी बच्चे न्यू आए हैं, एक तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, और जो रेगुलरली आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना। साथ साथ यार लाइक्स और शेयर दबा के करने हैं। अपने दोस्तों यारों को पता होना चाहिए कि भाई PYQs में यहां पर करा रहा हूं, साथ साथ उनकी भी हेल्प होगी और तुम्हारी भी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2017, ठीक है। तो बोर्ड में आ चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट है जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 800 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्या समझना है भाई, जो भी एक्सपेंस होगा ना बाय डिफॉल्ट मतलब जो एजम्पशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि जितने भी खर्चे हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर जो कंपनी पे करेगी या पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, वो बियर भी पार्टनरशिप फर्म करेगी, ठीक है। तो बियर या बॉर्न बाय, इसका मीनिंग क्या होता है कि सहेगा कौन, ठीक है। जैसे कोई खर्चा हुआ तो वो एक्चुअली में करना किसको था, पार्टनरशिप फर्म को ही करना था, ठीक है। और जब भी कोई खर्चा पार्टनरशिप फर्म बियर करेगी या बॉर्न करेगी, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको डेबिट करना है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। इसमें पार्टनर ने पे करा, फर्म ने पे करा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो वो हमें समझने हैं। आपको एजम्पशन ये याद रखनी है, कोई भी डिसोल्यूशन का जो भी एक्सपेंस होगा या रियलाइजेशन का कोई भी एक्सपेंस होगा, वो बाय डिफॉल्ट ये एजम्पशन क्या रहेगी कि फर्म पे करती है, ठीक है। तो फर्स्ट की जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे टू कैश अकाउंट भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जगह बैंक अकाउंट लिख देते हैं, तो हम भी बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि फर्म ने पैसा पे करा है, तो जब भी पैसा पे होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। और रियलाइजेशन इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है, ठीक है। बियर फर्म ने करना है, बियर मतलब सहेगा कौन, तो सहना फर्म ने इस खर्चे को, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय प्रभु और पार्टनर। तो इसमें आपको देखो क्या कह रहा है कि पेमेंट प्रभु ने करी है, जो कि हमारा क्या है, पार्टनर है। लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा ना कि बियर कौन करेगा। देखो जब भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कौन उस एक्सपेंस को सहेगा, लेकिन बियर कौन करेगा, जब तक ये नहीं पता ना, हम मान के चलेंगे फर्म ने ही बियर करना था खर्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट भले ही प्रभु ने करी है, लेकिन फर्म बियर करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लो कंपनी में आपने सुना होगा कि घर से लाइक कोई भी रिलेटिव वगैरह का सुना होगा ये चीज, कि कोई ट्रैवल पे गया, ट्रिप पर गया कंपनी के थ्रू, लाइक जॉब करते हैं और ट्रैवल पे गया, तो वहां पर क्या होता है, जो भी इंप्लॉय का खर्चा होता है वो कंपनी उसको बाद में क्या कर देती है, रीइंबर्स कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है ना, वो है तो कंपनी का खर्चा, यहाँ पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, भले ही पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर को फर्म क्या करेगी, रीइंबर्स करेगी, ठीक है, रीपे करेगी, रीइंबर्स करेगी। तो ये इसका मीनिंग है। तो इसमें क्या होगा भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि फर्म को बियर करना था ये खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। अगर फर्म पे करती है इस खर्चे को, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन फर्म ने पे नहीं किया, प्रभु ने पे किए, तो प्रभुज कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और आपको वैसे भी मैं एक बात समझा दूं, जब भी पार्टनर को पैसा देना होता है ना, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। उसको जब भी अकाउंट बढ़ाना है, जब भी किसी पार्टनर को पेमेंट करनी है, उसका अकाउंट हमारे को इंक्रीज करना है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे उसको डिसोल्यूशन का पैसा रीइंबर्स हो रहा है, तो मतलब उसकी कैपिटल बढ़ानी है, तो जिस भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अमाउंट गिवन है 800 और 800, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड है गीता अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क
फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000। तो अब क्या किया कंपनी ने या फर्म ने, क्या किया है कि अपने पार्टनर को ना डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ना हायर करा है। तो उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो हमने पार्टनर को सैलरी दी 10,000 की कि वो डिसोल्यूशन वर्क कैरी आउट करे। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसका मीनिंग बताया। आगे कहते हैं गीता अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इस लाइन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करा है कि गीता को 10,000 रुपीज हमने पे करे, ठीक है, और ये बोला कि अब डिसोल्यूशन का खर्चा जो होगा ना वो भी इस 10,000 में से आपको करना है। मतलब काम करने की उसकी सर्विस जो गीता फर्म को प्रोवाइड कर रही है वो सर्विस का भी पैसा प्लस जो खर्चा होगा उसका मिलाकर फर्म ने गीता को 10,000 रुपीज दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 वर पेड बाय गीता। तो ये जो लाइन लिखी है ना, वर पेड बाय गीता, इसका मीनिंग क्या है कि पे करना भी गीता को ही था। भाई अगर हमने उसको 10,000 रुपए दिए हैं जिसमें उसको बोला है, गीता को बोला गया कि गीता अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो 10,000 में से ही गीता को खर्चा सारा करना था। तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 वर पेड बाय गीता का ना कुछ मीनिंग नहीं है, क्योंकि आइडियली भी उसी को ही करना था। ठीक है, तो अब इसकी हम एक बारी जर्नल एंट्री करेंगे। तो थर्ड पॉइंट की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गीतास कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए अमाउंट क्या आएगा। क्वेश्चन में दो अमाउंट गिवन है, एक गिवन है 10,000 और एक गिवन है 9,500। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज जरा सोचो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका आएगा 10,000, क्योंकि गीता के साथ जो रिम्यूनरेशन वाली बात डिसाइड हुई थी ना, ये उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि गीता को हम सैलरी दे रहे हैं, तो फर्म का खर्चा है उसको सैलरी देना या रिम्यूनरेशन देना। तो फर्म का एक्सपेंस जो होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा उसकी रिस्पेक्ट में। गीता को पैसा दिया जा रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ानी है, तो जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो टू गीता कैपिटल अकाउंट 10,000। अब आगे जो 9,500 वाली बात है वो गीता का पर्सनल एक्सपेंस है, फर्म का नहीं है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये जर्नल किसका बन रहा है, ये फर्म का बन रहा है। तो फर्म का खर्चा नहीं है ना वो 9,500 जो गीता ने पे करा है, तो इसलिए उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जानकी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000। ठीक है, तो सिर्फ इतने की जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जानकी कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है, क्योंकि जानकी ने भाई पैसे के लिए रेडी हुई है, कमीशन के लिए रेडी हुई है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे, तो रियलाइजेशन टू जानकी। सिर्फ इतना पड़ा है, जितना हमने पढ़ा उसकी जर्नल एंट्री। आगे कह रहे जानकी अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो अब जानकी ही इस 5,000 में से ही डिसोल्यूशन का खर्चा पे करेगी। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड लाइन का मीनिंग है कि खर्चा पे जानकी को ही करना चाहिए। ठीक है, खर्चा जो भी होगा कैश की फॉर्म में जानकी को ही करना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है। बट हुआ क्या है वो आगे पढ़ते हैं, रियलिटी में क्या हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 वर पेड बाय मोहन। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, जानकी को पे करना चाहिए था क्योंकि डील तो जानकी और फर्म की हुई है, लेकिन पेमेंट किसने करी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश की फॉर्म में किसने करी है, मोहन ने करी है, जबकि उसका कोई रोल नहीं था, उसको करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, मोहन कौन है, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। तो जानकी के बिहाफ पे क्या हुए, मोहन ने पेमेंट करी है। तो अब यहां पर देखो होगा क्या, फर्स्ट लाइन की जर्नल एंट्री मैंने बता दी, सेकंड में क्या हुआ, मोहन ने पेमेंट करी, तो मोहन को तो करनी नहीं थी, तो मोहन को करनी नहीं थी तो अब मोहन को रीइंबर्स करा जाएगा, तो मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जानकी को करनी थी तो जानकी की कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेंगे। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट घटानी है, रिड्यूस करनी है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। तो ये समझा रहा हूं, अभी कॉपी पर तरीके से एंट्री करेंगे। तो जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5,500। तो दो जर्नल एंट्रीज हैं फोर्थ पॉइंट में, आई बात समझ। ठीक है, करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट एंट्री होगी इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जानकीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 5,000 वाली हम कर रहे हैं एंट्री, ये वो अमाउंट है जिसमें जानकी रेडी हुई है कमीशन के तौर पर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, तो ये वो वाली एंट्री हमने करी है। सेकेंड एंट्री इसी में हम कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी है कि भाई जानकी को पेमेंट करनी चाहिए थी बट इसने नहीं करी, मोहन ने करी, तो मोहन को हम रीइंबर्स करेंगे, तो मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जिसको पैसा देना है, कैपिटल बढ़ानी है, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऑन बिहाफ ऑफ जानकी लिखा, यानी कि जानकी का कैपिटल अकाउंट कम करेंगे अब।
ठीक है, तो जिसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करना है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जानकी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट क्या है 5500, ठीक है 5500। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कमीशन कम हो गई और डिसोल्यूशन खर्च का जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है, वो ज़्यादा हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि डील पहले होती है ना, बाद में डील के लाइक 5000 से कम होता तो जानकी का प्रॉफिट हो जाता, फायदा हो जाता। 5000 से ज़्यादा का खर्च हो गया तो ये जानकी का पर्सनल लॉस है, फर्म का कोई लॉस नहीं है, तो डिफरेंस की एंट्री हमने नहीं करनी। फिफ्थ पॉइंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, अ पार्टनर कविता अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9000, ठीक है, तो यहां तक तो सेम ही चल रहा है भाई। थर्ड पॉइंट पढ़ा, फोर्थ पॉइंट पढ़ा, फिफ्थ पॉइंट पढ़ा, पहली लाइन तो सेम ही है कि कविता अग्री करी है 9000 रुपीज के लिए, उसको हम कमीशन दे रहे हैं या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो भी वर्ड लिख रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कविता's कैपिटल अकाउंट 9000 रुपीज, ठीक है। शी ऑल्सो अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो इसने कहा भाई वो अग्री भी कर रही है कि बियर भी यही करेगी। फिर कह रहा है कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9000 फॉर हर कमीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कविता को जो हमने 9000 की कमीशन देनी थी ना, पेमेंट जो देनी थी, वो हमने कैश की फॉर्म में नहीं दी, हमने क्या करा है, कंपनी ने या फर्म ने क्या करा है, उसको एसेट दे दी 9000 की, ठीक है, जो कौन सी एसेट है, फर्नीचर, ठीक है। अभी अभी आगे बढ़ते हैं, मैं समझा रहा हूं ये वाला पॉइंट। फिर कह रहे हैं फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग ये है कि फर्नीचर का अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। जो हम ट्रांसफर करते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट की, लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं जिसमें टू सन्ड्री एसेट्स, पहले डेटा कॉपी करते हैं बैलेंस शीट में से देख देख कर, ये उस लाइन की बात कर रहे हैं कि फर्नीचर का रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का मतलब है फर्नीचर का अकाउंट क्लोज हो चुका है, मतलब कि बुक्स में ना फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फर्नीचर अकाउंट है ही नहीं बुक में, ये इस लाइन का मीनिंग है, ठीक है। तो अब मैं इसको जर्नल करते करते समझाता हूँ कि एक तो हमने कमीशन की बात कर रहे हैं, कविता को कमीशन पे रेडी कर रहे हैं कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करे, और बदले में हम फर्नीचर दे रहे हैं उसको कमीशन की फॉर्म में, और फर्नीचर का अकाउंट तो बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना फर्नीचर का डेबिट है ना फर्नीचर का क्रेडिट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता फर्नीचर अकाउंट बुक में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट एंट्री वही रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कविता's कैपिटल अकाउंट। ये कमीशन की एंट्री है कि कविता को हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये उस चीज की एंट्री है, ठीक है, 9000, ठीक है। मैं समझा रहा हूं ये वाली फिर से। रियलाइजेशन डेबिट क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है, कविता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कविता का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट में देखो, अब नेक्स्ट एंट्री आपको समझनी है कि अगर आपका फर्नीचर बिकता, ठीक है, मेरी बात सुनो, अभी यहां पर क्या हुआ है, फर्नीचर हमने कविता को दे दिया, ठीक है, हमने फर्नीचर कविता को दे दिया। मान लो फर्नीचर का हम सेल करते, ठीक है, रियलाइजेशन के क्वेश्चन में जब भी एसेट सेल होती है तब क्या एंट्री होती है, तब एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही एंट्री करते हैं ना जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को सेल करते हैं, तो यही एंट्री करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, फर्नीचर का अकाउंट ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम डिसोल्यूशन चैप्टर में कर क्या रहे हैं कि अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि फर्म ही बंद कर रहे हैं तो हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। तो फर्नीचर का अकाउंट हो या कोई भी एसेट हो, कोई भी लाइबिलिटी हो, उसको हम खत्म कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर फर्नीचर बिकता तो क्या एंट्री होती, कैश टू फर्नीचर, ठीक है, लेकिन फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट नहीं कर रहे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम बुक्स बंद कर रहे हैं तो हम अकाउंट्स को क्लोज डाउन कर रहे हैं, तो हम ओपन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा था ना, फर्नीचर अकाउंट हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो यही कह रहा था कि फर्नीचर का अकाउंट बंद हो चुका है, और क्योंकि हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी जर्नल में फर्नीचर अकाउंट मत ओपन कर देना, क्योंकि हम तो फर्म ही बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पार्ट बी में आपको फर्नीचर अकाउंट नहीं दिखेगा, उसकी जगह क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट दिखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमने क्या करा है, कैश तो मिल नहीं रहा, हमने फर्नीचर जब बेचा है कैश तो मिल ही नहीं रहा, तो दूसरी चीज यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पर कविता का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। क्योंकि पार्टनर से, अगर मान लो हम पार्टनर को कोई भी चीज सेल करते हैं ना, तो पार्टनर से पैसे नहीं लेते, उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। पार्टनर को अगर कुछ देना होता है तो भी उसको कैश नहीं देते, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि
कैश नहीं लेंगे हम पार्टनर से, उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, तो कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। 9,000 ये आपकी एंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर नहीं समझा एक बार ही पीछे जाकर दोबारा से सुनो, मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में 5th पॉइंट में एक और बात है, कभी कभी इसका आंसर ना बुक में आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नो एंट्री दे देता है, तो आप ध्यान से देखो इसका आंसर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 से, सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, तो एक डेबिट, ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट कट गया, ठीक है, डेबिट से क्रेडिट अकाउंट्स में कट जाता है, ठीक है। कविता का कैपिटल अकाउंट जितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है उतने अमाउंट से डेबिट भी हो रहा है, ठीक है, तो कविता का कैपिटल अकाउंट भी कट गया। बेसिकली कोई अकाउंट बचा तो है नहीं ना, सारे ही आपस में कट गए, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कभी कभी नो एंट्री भी दे देते हैं, ठीक है। तो आप जर्नल में नो एंट्री छोड़ के नहीं आओगे, यहाँ पर लिखोगे नो एंट्री, ठीक है, छोड़ना नहीं है, तो इसका आंसर नो एंट्री भी हो सकता है। अ डेटर रविंदर for 19,000 agreed to pay the dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि हमारा पास एक एसेट है, डेटर क्या होता है, टेक्निकली हमारी एसेट है, ठीक है, तो एक एसेट है 19,000 की, agreed to pay the dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt। फुल सेटलमेंट मतलब कि 19,000 के बदले में ना उसने हमारा खर्चा पे ऑफ करा 18,000 का, तो डिफरेंस जो 1,000 का है ना वो डिस्काउंट हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, वो भूल जाओ। तो अब क्या होगा, आपने एक चीज समझनी है कि जब भी आपकी कोई एसेट, ठीक है, यूज होगी, ठीक है, जब भी कोई एसेट यूज होगी कोई लाइबिलिटी के अगेंस्ट या हमारे केस में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, ठीक है, तो आपने कोई एंट्री नहीं करनी। जब भी एसेट के बदले रियलाइजेशन का खर्च हो, ये एसेट के बदले कोई लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही हो, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, चाहे डिफरेंस में डिस्काउंट ही क्यों ना निकल रहा हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6 पॉइंट का नो एंट्री। तो ये खाली नहीं छोड़ना होता, पर्टिकुलर्स कॉलम में नो एंट्री लिख कर आना है, ठीक है, खाली नहीं छोड़ देना। तो ये 6 पार्ट का हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। रवि, शंकर एंड मधुर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड after transferring sundry assets other than cash in hand and cash at bank and third party liabilities in the realization account, the following transaction took place, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज लिखिए, कुछ मीनिंग नहीं है ऊपर वाली लैंग्वेज का, ठीक है, आपको जस्ट ऊपर जो भी पढ़ा उसमें क्या याद रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग सीधा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं डेटर्स अमाउंटिंग टू 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी विद चार्ज 5% कमीशन। देखो इसका क्या मीनिंग है कि डेटर्स का मतलब क्या है कि हम लोगों को इन लोगों से पैसे लेने थे। डेटर्स मतलब हमें इनसे फ्यूचर में पैसे मिलने थे। हमें इनसे कितना कलेक्ट करना था, 1,40,000। अब हुआ क्या भाई, हम तो फर्म बंद कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म बंद कर रहे हैं, तो कोई पैसे दे ना दे, कोई बाद में दे पैसे, अभी एकदम ना दे, लेकिन हम तो बुक्स क्लोज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, किसी कंपनी को बोला, डेट कलेक्शन एजेंसी को अप्रोच किया, उन्हें बोला कि भाई आप 5% कमीशन काट लो, यानी कि 1,40,000 का 5% होता है 7,000 रुपीज़। उन्होंने 7,000 रुपीज़ काटे हमारे को, और हमें उन्होंने कितने दे दिए, 1,33,000 रुपीज़ फटाफट से कैश की फॉर्म में डेट कलेक्शन एजेंसी से हमें पकड़ा दिए। अब इन डेटर से उनकी प्रॉब्लम है, कब तक वो पैसे कलेक्ट करेगी नहीं करेगी उनकी प्रॉब्लम है। हमें क्या हुआ, हमें 5% कट करके ये पैसा मिल गया, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था। सेकेंड पॉइंट इसी में क्या कह रहे हैं, The remaining debtors were 47,000, out of which debtors of 17,000 could not be recovered। could not be recovered का मतलब क्या हो गया भाई, पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बैड डेट्स। आगे बोल भी रहा है बिकॉज द सेम बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का भी मीनिंग यही है कि भाई बैड डेट्स हो गई। तो 47,000 में से 17,000 नहीं मिले तो मिले कितने, हमें मिले 30,000, ठीक है, 30,000 मिले। तो अब आप लाइक ढूंढोगे, लाइक क्वेश्चन में ना ऐड करोगे कि टोटल कितना पैसा मिला। 1,33,000 पहले मिले, 30,000 बाद में मिल गए लाइक रिमेनिंग डेटर से, तो 1,63,000 फर्म ने कलेक्ट करे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,63,000। और अगर आप सोच रहे हो भाई ये जो 17,000 की बैड डेट्स है उसका क्या करें, तो क्योंकि डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हो ना, तो डिस्काउंट, लॉस, ठीक है, फायदा, कुछ भी उन सब की एंट्री करनी ही नहीं है। सीधा सिर्फ आपको मेन एंट्री करनी है, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, ठीक है, सिर्फ मेन काम करना है।
तो इसकी जर्नल एंट्री लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा कंपनी के पास आया या पार्टनरशिप फर्म के पास आया, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। एसेट हो लायबिलिटी हो उसकी जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आएगा, ऐड अप कर देंगे तो टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 1,63,000, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखो इसका मीनिंग है कि हमें किसी को 5,000 पे करने थे लेकिन हमने पे करे 3,500, यानी कि हमारे को प्रॉफिट हो गया 1,500 का। अब मैं बार बार ही कह रहा हूँ जो 1,500 का प्रॉफिट है ना, ये डिसोल्यूशन चैप्टर में कहीं रिकॉर्ड करना ही नहीं है। आपको मेक श्योर करना है वो अमाउंट दिखाना है जो आपने एक्चुअली में पेमेंट करी है या एक्चुअली में रिसीव करी है। तो यहाँ पर हमने पे करा 3,500, तो जर्नल में आपको 3,500 शो करना है, ठीक है, 5,000 शो करना ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। आगे कह रहे हैं एंड बैलेंस क्रेडिटर्स वर हैंडेड ओवर स्टॉक ऑफ 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 95,000। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 95,000 के क्रेडिटर थे, उनको 90,000 कैश नहीं दिया, उनको क्या दे दिया, 90,000 रुपीज़ का स्टॉक दे दिया। तो जब भी क्वेश्चन में कोई एसेट को हम सेट ऑफ करें किसी लाइबिलिटी से, ठीक है, या कोई लाइबिलिटी को सेट ऑफ करें किसी एसेट से, इसकी नो एंट्री है, इसकी एंट्री नहीं करनी। चाहे डिफरेंस में कुछ फ़ायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, उसकी एंट्री नहीं करनी, ठीक है, नो एंट्री, पूरे की नो एंट्री। आई बात समझ में, ये रूल है, ठीक है, ये डिसोल्यूशन चैप्टर का रूल है। तो सेकंड पॉइंट का आंसर करते हैं। तो इसमें पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिटर को हम पे आउट कर रहे हैं ना 3,500, जो डिस्काउंट वगैरह मिला है, डिस्काउंट को तो लिखना नहीं है, सीधा 3,500। सेकंड पॉइंट जो था ना इसमें, ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज लिख लेते हैं, नो एंट्री। पर्टिकुलर्स कॉलम में आप भी लिख दोगे नो एंट्री फॉर रिमेनिंग क्रेडिटर्स टेकिंग ओवर स्टॉक, फॉर रिमेनिंग क्रेडिटर्स टेकिंग ओवर स्टॉक। तो जिनको हमने स्टॉक दे दिया उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया एसेट से, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, यही लिख देना, ठीक है, यही वाली लैंग्वेज लिख देंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में। थर्ड पॉइंट है अ बिल्स रिसीवेबल 2,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बाय इट्स एक्सेप्टर एंड द सेम हैड टू बी मेट बाय द फर्म। देखो इसके लिए ना आपको पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिस्काउंटिंग का, ठीक। डिस्काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, जब डिसऑनर होता है तो क्या सिचुएशन होती है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भी कहीं पर लिखा हो डिस्काउंटेड और डिसऑनर दोनों, इसका मतलब ये है कि फर्म के बैंक अकाउंट में से ना पैसा कट गया, ठीक है, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है, फर्म के बैंक अकाउंट में से पैसा कट गया। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझने में एक तो टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है आपको शायद समझने में प्रॉब्लम भी, प्रॉपरली समझ भी ना आए। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भी डिस्काउंटेड विद डिसऑनर्ड होगा इसका मीनिंग होता है कि आपके फर्म की, ठीक है, फर्म के बैंक अकाउंट में से पैसा कट गया, ठीक है, फर्म का बैंक बैलेंस कम हो गया, सिंपल ये मीनिंग है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पैसा कटेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट लिख देंगे 2,000 रुपीज़। इसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,000, ठीक है। बिल डिसऑनर था, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है, तो फर्म के बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे और ये इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, सिंपल जर्नल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। कोई बिल रिसीवेबल अकाउंट वगैरह नहीं आएगा, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी ये वाली। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000 रुपीज़। देखो कोई भी अकाउंट का प्रॉफिट है, कोई भी अकाउंट हो, प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। तो जब भी प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सिंपल जर्नल एंट्री है, करते हैं ये वाली। जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एक रवि है, दूसरे का नाम शंकर है, तीसरे का नाम है मधुर, ठीक है। तो इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट है 6,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 7:2:1 क्वेश्चन में। तो 6,000 को आप डिवाइड करोगे कितने से, 10 से, ठीक है, तो 600 आएगा। तो 600 1 ज़र सबसे नीचे वाला, 600 2 ज़र 1200, 6 7 ज़र 42, तो 4200 आ जाएगा रवि को, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया
और ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे जर्नल एंट्री का, इस वीडियो का जर्नल का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऊपर जितना भी पढ़ा मेन क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेन था, वो हमने पढ़ लिए। आगे देखो भाई पॉइंट्स क्या हैं, जर्नल एंट्री जिनकी पास करनी है उनके पॉइंट्स क्या हैं। द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000। अंकित took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। तो आपने क्या करना है, देखो फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित took over 50% ऑफ द स्टॉक, मतलब आधा स्टॉक अंकित ले गया, यानी कि कितने का स्टॉक ले गया, 40,000 का, ठीक है। तो अंकित कितने का स्टॉक ले गया, 40,000 का ले गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000। तो इसने इस पे डिस्काउंट कितना लिया भाई, -8,000 डिस्काउंट। तो इसने फर्म को कितना पैसा देना चाहिए, 32,000 पे करना चाहिए। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा उसका मैंने क्या मीनिंग बताया कि पार्टनर को, अंकित को, फर्म को देने 32,000। तो आपको एक और बात समझनी है कि पार्टनर से ना फर्म कभी भी कैश नहीं लेगी। फर्म क्या करेगी, उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज डिक्रीज करेगी। तो अगर उसका कैपिटल अकाउंट कम करना है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो अब फर्म को उसका इस केस में स्टॉक के बदले पैसे लेने हैं ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट कम करना है, तो अंकित को हम डेबिट कर देंगे। फिर कह रहे वाइल द रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया भाई, 40,000 का, क्योंकि आधा अंकित ले गया तो बचा हुआ आधा भी क्या होगा, 80,000 का 40,000 ही होगा। वॉज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000 की चीज़ पे 30% का प्रॉफिट अगर निकालोगे, 40,000 का आपको 30% निकालना है, वो हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पर फर्म को कितना पैसा रिसीव हुआ होगा मार्केट में, या जहाँ भी ये स्टॉक रिमेनिंग सेल किया है वहाँ पे फर्म ने रिसीव करा है 52,000। तो यहाँ जर्नल क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। आई बात समझ में। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है। इसकी कैपिटल अकाउंट हम कम कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक लेकर गया तो पैसे नहीं दे रहा, तो पार्टनर से पैसे लेते भी नहीं है, उसका कैपिटल अकाउंट पैसे लेने की जगह कम कर दिया। तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट वगैरह अमाउंट मैंने आपको अभी भी समझाया, 32,000 आएगा यहाँ पर। कैसे आया मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया। इसी में नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जो हमने मार्केट में स्टॉक बेचा है, तो मार्केट में स्टॉक बेचा तो पैसा कंपनी रिसीव करेगी या फर्म रिसीव करेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। 30% के प्रॉफिट पर बेचा है तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। 40,000 का स्टॉक पे 30% का प्रॉफिट यानी कि 12,000 का प्रॉफिट, तो फर्म ने वहाँ पर रिसीव किया, मार्केट में कैश रिसीव किया 52,000। तो ये दो जर्नल एंट्रीज आएंगी हमारे पार्ट ए में। सेकेंड पॉइंट है अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस, मान लो कंपनी पे ना कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, किसी क्रेडिटर से, मतलब हमें किसी को पैसे देने थे और हमें कितने देने थे, 13,000। देखो बुक्स के अकॉर्डिंग हमें उसको देने थे 13,000 और फिर भी पता नहीं कोई केस वेस चल रहा था और वो लाइबिलिटी सेटल्ड हुई 32,000 पे। मतलब हम 13,000 भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब डिसीजन आया तो हमें देने कितने पड़ रहे हैं, हमें 32,000 देने पड़ रहे हैं। मतलब जो नहीं देना चाहते थे उससे भी डबल से भी ज़्यादा हमारे को उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहा है टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50,000। तो टोटल क्रेडिटर्स कितने थे, 50,000 थे। और लाइक मैं समझाता हूँ, ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ एक बारी। देखो ध्यान से समझ लो, हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स हैं 50,000, ठीक है। इस 50,000 के ना 2 पार्ट्स मैंने कर दिए। पहला पार्ट वो है जो 13,000 वाला है, जो बुक्स में 13,000 का जिस पे केस चल रहा है, वो 13,000 का एक हो गया। 50 में से 13,000 गए तो 37,000 का सेकेंड पार्ट बन गया, ठीक है। तो ये 13,000 के जो क्रेडिटर थे इनको मैंने पे आउट कितना किया, इन पे मेरा फाइनल पे आउट हुआ है, ठीक है। फाइनल पे आउट या फाइनल पेमेंट वो हुई है 32,000 की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 13,000 का वाला केस हार गए, 32,000 देने। और बाकी क्रेडिटर जो 37,000 वाले में, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डिसोल्यूशन में एजम्पशन क्या रहती है, जब भी कोई लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन ना हो
कि कितना पे करे, तो जो बुक वैल्यू है उतना ही पे करे, ये एजम्पशन होती है। तो ये 37,000 पे फर्म ने कितना पे करा है, 37,000 ही पे करा है। तो टोटल पेमेंट, टोटल बैंक अकाउंट कितना हमारा क्रेडिट होगा, जितना हमने पे करा है। तो 32,000 प्लस 37,000 कितना हो जाएगा, 69,000। ठीक है, तो जर्नल क्या बनेगा, रियलाइजेशन टू बैंक 69,000। ठीक है, क्योंकि 13,000 वालों को 32,000 दिए, 37,000 वालों को 37,000 ही दिए, टोटल फर्म ने पे करे हैं 69,000। सेकेंड की जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पैसे पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट आएगा 69,000। ये कैसे आया मैंने आपको अभी अभी समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉबीज सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। ठीक है, बॉबी कौन है, पार्टनर है, तो उसकी सिस्टर का लोन ना थर्ड पार्टी लोन की तरह ही काउंट होगा, जैसे बैंक का लोन हो गया या किसी और जगह का लोन हो गया, चाहे पार्टनर की सिस्टर हो, पार्टनर की वाइफ हो, थर्ड पार्टी लोन की तरह ही काउंट होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। तो फर्म ने कितना पे करा, 20,000 तो पे करा ही करा जितने का लोन था, 2,000 का इंटरेस्ट भी पे करा, तो फर्म ने पे करा 22,000। तो जर्नल क्या होगा, रियलाइजेशन टू बैंक 22,000। थर्ड की एंट्री कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। फोर्थ पॉइंट है कार्तिक्स लोन ऑफ 12,000 वॉज सेटल्ड एट 12,500। ठीक है, इसमें अब आपको एक बात समझनी है, कार्तिक कौन है, कार्तिक है पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर का जो लोन होता है ना वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। एक तो याद रखना, पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है उसको हम सेपरेटली पे करते हैं, लेकिन इसमें कैच क्या होती है कि जैसे 12,000 का लोन था वो सेटल कितने पे हुए, 12,500 पे सेटल हुए, मतलब कि मेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। और मेरे को मुझे से क्या मतलब है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, फर्म को कार्तिक को 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो फर्म का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो गेन या लॉस होता है ना लोन के ऊपर वो रियलाइजेशन में जाता है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है 500 का वो रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन जो मेन लोन का अमाउंट है 12,000 वाला वो पार्टनर के लोन अकाउंट से ही पे ऑफ करा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री और हमारे को प्रॉपरली समझ आ जाएगा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। पहली एंट्री तो आप कर दोगे कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट कुछ भी कर सकते हैं, मैं मोस्टली बैंक अकाउंट से करा रहा हूँ सारी एंट्रीज। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का लोन था। देखो इस जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं, पार्टनर का लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी नेचर था, अब फर्म वो लोन पे ऑफ कर रही है तो लाइबिलिटी कम कर रही है। तो जब भी हम लाइबिलिटी अपनी कम करते हैं तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी कि जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है, फर्म अब 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है ना, तो फर्म के लिए ये नुकसान है, तो नुकसान होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो डिफरेंस का अमाउंट है टू बैंक अकाउंट वो क्या है 500। ठीक है, तो ये वो है जो एक्स्ट्रा हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है वो रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन जो मेन लोन का अमाउंट है वो लोन के अकाउंट से ही होगा, वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। तो ये हमारी लास्ट एंट्री है जर्नल एंट्री की। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विनीत एंड योगेश एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, तो बैलेंस शीट गिवन है। आप देखो लाइबिलिटीज साइड में ना हमें हमेशा चेक करना है फंड्स वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें एक दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि इसको ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट में आप अगर एसेट्स में देखोगे कि एक एसेट दिख रही है इन्वेस्टमेंट नाम से, ठीक है, तो जब भी कोई एसेट हो और उससे रिलेटेड कोई रिजर्व हो या प्रोविजन हो तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में ना सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया रियलाइजेशन में जाएगा, योगेश लोन पार्टनर का लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है तो ये हमारा रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। फिर है मिसेज विनीत लोन, मिसेज विनीत मतलब क्या होता है कि विनीत जो पार्टनर है उसकी वाइफ, ठीक है,
तो वाइफ का लोन बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट होगा, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब आप एसेट्स में देखो, एसेट्स में एक हमें दिख रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ना लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। और ये किसके लिए बना है भाई, ये प्रोविजन है, ये किसके लिए बना है, ये बना हुआ है डेटर्स के लिए। तो डेटर्स और प्रोविजन दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। फिर आपको लास्ट में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट्स में लिखा है। एसेट्स का क्या मीनिंग होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, एसेट्स का मीनिंग होता है डेबिट बैलेंस। तो ये P&L अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पर लॉस की फॉर्म में। ठीक है, P&L अकाउंट जो जाएगा वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लॉस की फॉर्म में। आगे डिस्कस करेंगे। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 March 2015। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड द लायबिलिटीज वर पेड एज अंडर। तो यहाँ पे पार्ट ए कह रहे हैं विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिज विनीत लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो यहाँ पे समझते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है भाई, एक एक करके ना सारे पॉइंट समझेंगे, फिर जल्दी से हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। तो विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिज विनीत लोन, इसका मीनिंग ये है कि मिसिज विनीत लोन जो था वो थर्ड पार्टी लोन की तरह ट्रीट होगा, तो इसको फर्म ने पे करना था। तो फर्म क्या करेगी, अब मिसिज विनीत को पे नहीं करेगी, वो विनीत को पैसे देगी। और विनीत कौन है, पार्टनर है। तो पार्टनर को पैसे नहीं देते, हम क्या करते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं। तो जर्नल क्या बनेगा, विनीत का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू विनीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। और मिसिज विनीत का लोन कितना है भाई, आप ऊपर देखो 60,000 का है, तो रियलाइजेशन टू विनीत 60,000 और इसकी हम पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। ठीक है, ये इतना है जितना अंडरलाइन है ना, यहाँ तक की ये मीनिंग है। फिर देखो, फिर कह रहे हैं एंड टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। इसका मीनिंग ये है कि जो विनीत है, मान लो हम स्टॉक विनीत को ना देते, होता क्या, अगर हम स्टॉक विनीत को ना देते, मार्केट में बेचते तो हमें पैसे मिल जाते। ठीक है, अब वही पैसे हमें कौन देगा, विनीत देगा। ठीक है, क्योंकि विनीत ने स्टॉक ले लिया, तो विनीत ने स्टॉक दे दिया और वो पैसे देगा, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू ढूंढते हैं ऊपर। स्टॉक है 70,000 का, इसने 20% का डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 70,000 का 20% होता है 14,000। तो ये हमें कितने देगा, 56,000 ये देगा। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 56,000। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। पार्टनर को अगर पैसा देना होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर से अगर पैसा कलेक्ट करना होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं योगेश टुक अवे 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स आप देखो 1 लाख की है, तो 1 लाख का 90% होता है 90,000, तो उस पर 10% डिस्काउंट, मतलब 90,000 का 10% होता है 9,000। तो योगेश ने ये इन्वेस्टमेंट्स ले ली 81,000 की। ठीक है, अब आप देखो इसका जर्नल कैसे होगा। जर्नल ये होगा, मान लो ये इन्वेस्टमेंट्स हम बाहर बेचते तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट करते कि नहीं करते, यही करते। और क्रेडिट क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कितने करते, 81,000 और 81,000। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि योगेश ले गया ना, तो योगेश कैश नहीं देगा, योगेश कैश नहीं देगा फर्म को, योगेश का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हम कम करेंगे, जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। अब इसकी पोस्टिंग आप, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग आप कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखोगे, बाय योगेश 81,000, वहां पर बाय योगेश लिख देंगे। आया समझ। पॉइंट सी है सुनील अ डेटर ऑफ 50,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो देखो सुनील का अब फर्म तो बंद हो रही है, डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो रही है, तो फर्म को अभी पैसे चाहिए, लेकिन एक बंदा सुनील है, सुनील को पैसे देने थे डिसोल्यूशन के भी 3 महीने बाद। ठीक है, तो फर्म ने क्या किया, ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली। तो फर्म चाहती है कि भाई वो पैसे ना अभी के अभी दे दे, 3 महीने वेट ना करे, क्योंकि 3 महीने हम वेट ही नहीं कर सकते, हम तो फर्म ही बंद कर रहे हैं। तो हमने बोला सुनील को कि 50,000 की जगह ना 50,000 पे हम तुम्हारे को डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन तुम पैसे अभी दे दो। ठीक है, तो ये फर्म ने सुनील से कहा। तो फर्म को कितना पैसा मिला, 50,000 में 5% आप लेस कर दोगे तो फर्म को मिला 47,500। 5% होता है ना 2,500, तो 50,000 में से 2,500 माइनस किया तो सुनील से मिल गए 47,500।
आगे कह रहे थे रिमेनिंग डेटर्स वर कलेक्टेड इन फुल, तो टोटल डेटर्स कितने 2 लाख के, 2 लाख में से 50,000 तो सुनील था, तो रिमेनिंग कितने हो गए 1,50,000। और डेटर्स लाइक ओवरऑल डेटर्स से फर्म ने कितना कलेक्ट किया 47,500 प्लस 1,50,000 जो कि हो जाएगा 1,97,500। ये फर्म ने कलेक्ट किया डेटर्स से इन टोटल, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। पॉइंट डी कह रहे क्रेडिटर्स वर पेड 3,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो भाई इसमें आप ऊपर देखो क्रेडिटर्स को हमें कितना देना 3,60,000 पे करना है और हमने उनको दिया 3,50,000। तो सिंपल एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 3,50,000, 10,000 का जो हमारे को फायदा हो गया वो हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, ये चीज आपने याद रखनी है। डिसोल्यूशन चैप्टर में फायदा वगैरह कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, पेमेंट्स के टाइम पर। ई पॉइंट कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 2,82,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,500। तो फिक्स्ड एसेट्स ऊपर आपको देखो 3,80,000 की गिवन है, रियलाइज 2,82,000, तो रियलाइज वाला अमाउंट ही हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ये 380 इग्नोर कर देंगे। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,500, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई, आप ये ऊपर देखो पॉइंट बी से कनेक्टेड है, पॉइंट बी दोबारा देखो, पॉइंट बी में योगेश टूक अवे 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी 10%। तो इन्वेस्टमेंट में 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जिसका 90% योगेश ले गया, तो बचा हुआ 10% हुआ 10,000। तो 10,000 की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल आउट करी गई है 7,500 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2,500 का जो लॉस हुआ है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधा कैश अकाउंट डेबिट होगा बाय कैश, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, लॉस कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज बिन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, योगेश टुक अवे द सेम फॉर 4,000। देखो इसकी जर्नल समझा देता हूँ, इसकी जर्नल देखो जरा। तो हुआ क्या है यहाँ पर, आपकी एक तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब है बुक्स में ये कहीं था ही नहीं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हम बेचते तो जर्नल क्या करते भाई, कैश अकाउंट डेबिट करते कि नहीं करते, और साथ में क्रेडिट क्या करते टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही करते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि पार्टनर ले गया, तो पार्टनर अब फर्म को पैसे नहीं देगा, पार्टनर पैसे नहीं देगा, अपना कैपिटल अकाउंट कम करवाएगा। तो यहाँ पर कैश की जगह आप क्या करोगे, योगेश को डेबिट कर लेना, ठीक है, इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। ये समझाने का तरीका है, ऐसे कट नहीं मारनी है, तो समझा रहा हूँ कि कैश की जगह ऐसे करना है, ठीक है। तो योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 4,000, और रियलाइजेशन अकाउंट अभी हम प्रिपेयर करेंगे तो वहां क्या लिखेंगे बाय योगेश 4,000, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 वर पेड बाय विनीत, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आइडियली कौन बियर करेगा, बॉर्न कौन करेगा, शुड बी बॉर्न बाय या बियर बाय फर्म, ठीक है, सहेगा कौन, फर्म के खर्चे हैं ये, बट विनीत ने पे करते, विनीत तो पार्टनर है। तो अब होगा क्या, फर्म विनीत को ये 2,000 रुपीज जो है रीइंबर्स करेगी, ठीक है। तो जब भी कंपनी या फर्म रीइंबर्स करेगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है, अभी जर्नल में हमने करी थी ये एंट्रीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म को खर्चा है, बियर बाय फर्म है, ये जो मैंने पेन से लिखा है ये एजम्पशन होता है, कहीं लिखा नहीं है ना, ये एजम्पशन है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू विनीत कैपिटल अकाउंट, उसको रीइंबर्स करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन टू विनीत 2,000 रुपीज। फिर कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। ये कब आया है, दिल्ली 2016 सी मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी ना लाइक इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो तुमने तो बोर्ड का पेपर देना है, लेकिन कंपार्टमेंट के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिपरेशन करते टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम बैलेंस शीट को देख देख करना एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, जितनी बैलेंस शीट्स में एसेट थी ना सारी की सारी आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे स्टॉक, ठीक है, स्टॉक है 70,000 का। फिर आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की। फिर हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स हैं 2 लाख के। फिर लिखिए फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हैं 3,80,000 के, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, टोटल है 7,50,000, इन चारों आइटम्स का टोटल है 7,50,000। अगला स्टेप क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज है ना सारी यहाँ पे कॉपी करेंगे।
तो सबसे पहले आप लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमने कहाँ से उठाई है? ये हमने उठाई है एसेट्स में माइनस हो रहा होता है ना डेटर्स के नीचे, ये वहां से उठाई है। तो इसकी अमाउंट लिखोगे 20,000। उसके बाद आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसको मैंने पहले भी बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स गिवन है ना, तो जब भी एसेट गिवन है उससे रिलेटेड रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये 30,000। फिर है बाय क्रेडिटर्स 3,60,000। उसके बाद है बाय मिसेस विनीत लोन, ठीक है, ये भी थर्ड पार्टी लोन है, तो ये यहाँ पर जाएगा। और पार्टनर का लोन जो हमारे को गिवन था क्वेश्चन में, वो यहाँ पे रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने भेज दी। सबसे पहले आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर बाय विनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉक की जो एडजस्टमेंट थी ना, पहली वाली जो मैंने आपको अभी समझाई थी, जिसका अमाउंट भी हमने निकाला था 56,000, वो यहाँ पर लिखेंगे। विनीत स्टॉक लेकर चला गया, तो बाय कैश लिखने की जगह हमने क्या लिखा, बाय विनीत कैपिटल अकाउंट, क्योंकि विनीत देगा। बाय कैश लिखते अगर स्टॉक बिक जाता, बट स्टॉक बेचा नहीं गया, पार्टनर ले गया, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। अगर आप रियलाइजेशन लाइक जर्नल एंट्री फॉर्म करो इस चीज की, तो जर्नल क्या बनेगा, देखो, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही जर्नल बनता ना इसका, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पर की है स्टॉक रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड पर हम एक चीज और लिखेंगे, वो लिखेंगे बाय योगेश, ठीक है, बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट लेकर गया है, 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये लेकर गया है ना 10% डिस्काउंट पे, तो ये इसको कितने देने हैं फर्म को, इसको देने फर्म को 81,000 रुपीज, ठीक है। 90,000 माइनस 9,000, ये 9,000 डिस्काउंट हो गया, इसको फर्म को देने 81,000, इसलिए जर्नल आप फॉर्म करोगे तो क्या बनेगा, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और योगेश हमारा डेबिट हो रहा है, जर्नल में देखा जाए तो ये डेबिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे अब हमने जो एसेट सेल करी हैं उनका हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट, हमने एसेट्स जो जो सेल किए हैं, एक उसमें से डेटर्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी हमने थोड़ी सी बाहर बेची हैं, योगेश ले गया, लेकिन बची कुछ 10% इन्वेस्टमेंट्स हमने बाहर सेल करी हैं, वो करी हैं 7,500 में। फिक्स्ड एसेट्स बेचे हैं 2,82,000 में, और डेटर्स हमने सेल करें 1,97,500 में। ये सारी अमाउंट्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम ये सारी अमाउंट डिस्कस करी है। इसका टोटल आएगा 4,87,000, इन तीनों आइटम्स का टोटल आएगा 4,87,000, ठीक है। एक हमारी क्रेडिट साइड पे एक आइटम और है, वो भी लिख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, ये हमारी कौन सी एंट्री है, सेकेंड लास्ट एंट्री थी ना फर्नीचर वाली, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ओल्ड फर्नीचर, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फर्नीचर जो अनरिकॉर्डेड वाला फर्नीचर था, ये वाई लेकर चला गया था, तो ये भी वाई ओ करता है फर्म को, तो वाई का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया फर्म ने, ठीक है। तो 4,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अगर जर्नल बनाओगे तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए, ठीक है। अब हम फिल करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टू विनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू विनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मिसेस विनीत वाला लोन था ना, मिसेस विनीत वाला जो लोन था 60,000 का, कंपनी खुद नहीं पे कर रही, कंपनी रीइंबर्स कैसे कर रही है, विनीत को 60,000 दे रही है, अब ये घर पे अपनी वाइफ को पैसे दे देगा, मतलब ये एजम्पशन है, ठीक है। तो टू विनीत कैपिटल अकाउंट, इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो लाइबिलिटी थी हमारी क्रेडिटर्स थे, ठीक है, जो क्रेडिटर्स थे उनको कितना पे करा गया, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को लेकर इंफॉर्मेशन गिवन है, कितना अमाउंट पे करा जा रहा है 3,50,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिटर्स 3,50,000, ठीक है। फिर लास्ट एंट्री थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली, वो विनीत को हम रीइंबर्स कर रहे हैं, तो टू विनीत कैपिटल अकाउंट 2,000, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना लिया। अब आपने टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल करते टाइम हमें दिख रहा है कि जो टोटल आ रहा है ना, वो डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो वही लॉजिक रहेगा हर अकाउंट की तरह, डेबिट साइड खर्चों वाली साइड होती है, क्रेडिट साइड पैसों का इनफ्लो वाली साइड है, इनकम वाली साइड है।
तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड हमारी शॉर्ट पड़ रही है, ठीक है। तो मैं एक बार ये अकाउंट का टोटल कर देता हूँ और एक बार पूरा लाइक अकाउंट भी शो कर दूंगा, ठीक है। अभी कैमरा थोड़ा जूम करूंगा, पूरा अकाउंट आपको दिख जाएगा। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 11,62,000, ये बड़ी वाली साइड है, तो हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो 11,62,000 छोटी वाली साइड पे टोटल कॉपी करा, बैलेंसिंग फिगर हमारा लॉस होगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये विनीत है और योगेश है, ठीक है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लॉस बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एजम्पशन क्या रहती है, जब भी रेशियो ना गिवन हो 1:1 इक्वल, ठीक है। 64,000 इक्वली बांट देंगे तो 32,000 लॉस इनको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ही मैं ये क्वेश्चन आपको लाइक पूरा अकाउंट जूम आउट करके शो कर देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो ये लाइबिलिटी नेचर होता है कैपिटल का, तो इसके जो बैलेंसेस गिवन है बैलेंस शीट में वो क्रेडिट साइड आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हुए बाय बैलेंस बीडी। तो विनीत का कैपिटल का बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख क्वेश्चन में, और योगेश का गिवन है 1 लाख, ठीक है। तो पहले तो ये नोट डाउन करेंगे। अब देखो इसको बनाने का फॉर्मेट क्या रहेगा, जिस भी रीजन से कैपिटल अकाउंट बढ़ाओगे ना, इंक्रीज करोगे, वो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। किसी रीजन से अगर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करोगे तो वो हम कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक रहेगा, रीजन कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन, वहां पर क्या आएगा, टू रियलाइजेशन, ठीक है। ऐसे चलेगा मेनली क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। जो विनीत ने पे करे थे अब इसको रीइंबर्स हो रहे हैं, तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, ठीक है। विनीत को हम दोबारा से पैसे दे रहे हैं, इसकी जो वाइफ का लोन था, ठीक है, कंपनी ने, फर्म ने इसको रीइंबर्स करना था, तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट में एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डेबिट साइड पे। हमें क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में जो अभी प्रिपेयर किए वहां पर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था 32,000, वो इनकी कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो डेबिट में एंट्री, ठीक है। तो वो यहाँ पर पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था एसेट्स में, तो एसेट का मतलब होता है लॉस, ठीक है। तो ये जो लॉस था ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। वहां पे 40,000 था, तो 20,000 का लॉस दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड पे, ठीक है। डेबिट में मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर दोबारा से लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप देखोगे जो स्टॉक लेकर गया, विनीत स्टॉक लेकर गया, तो स्टॉक की पेमेंट देगा, तो इसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, ठीक है। ये स्टॉक का अमाउंट है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, स्टॉक यहाँ पे पेपर में नहीं लिखना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टॉक लिख दिया। योगेश इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया था, तो ये इन्वेस्टमेंट का पैसा देगा, तो इसकी कैपिटल कम कर देंगे। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में यहाँ पर नहीं लिखना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना, ठीक है। फिर लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ये योगेश फर्नीचर लेकर गया था, फर्नीचर, तो इसका कैपिटल फिर से कम करेंगे, तो कम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट में एंट्री करेंगे, ये फर्नीचर का है, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ रियलाइजेशन लिखने, डेबिट हो क्रेडिट हो, ब्रैकेट में रीजंस लिखते जाना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमारा मेन काम रह गया, मेन स्टेप रह गया, वो ये है, इसकी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूजुअली क्या होता है जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना कोई भी चैप्टर में, तो बैलेंस सीडी बीडी निकलता है, ठीक है, बैलेंस सीडी निकलता है। लेकिन डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या निकलेगा, अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, तो जिसकी कैपिटल में जितना बैलेंस है ना, वो उस पैसे को अपने घर ले जाएगा, और अगर किसी का बैलेंस कम पड़ रहा है तो वो पैसा घर से लेकर आएगा, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, ठीक है। तो बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट या टू बैंक अकाउंट होगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अब आप विनीत का देखते हैं भाई कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। तो मुझे लग रहा है विनीत की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये डेबिट साइड शॉर्ट है, तो विनीत की क्रेडिट साइड का टोटल आप पहले करोगे, ये हो जाएगा 2,62,000। बड़ी साइड का टोटल आपने दोनों जगह लिख दिया, ठीक है। और 2,62,000 में से ये 32,000, 20,000, 56,000 माइनस किया, तो आंसर आ रहा है 1,54,000। तो यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट। इसका मीनिंग क्या है, ये है फाइनल पेमेंट, ठीक है,
ये पैसा लेकर विनीत अपने घर चला जाएगा और बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो 1,54,000 विनीत अपने घर ले जाएगा और बिजनेस हो गया बंद। योगेश का अगर आप ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है, लेकिन डेबिट साइड का टोटल 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल यानी कि बड़ी साइड है, इसका टोटल करेंगे 1,37,000 और बड़ी वाली साइड का टोटल छोटी साइड शॉर्ट साइड पे कॉपी करेंगे। बैलेंसिंग फिगर आ रही है 37,000। यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी कि योगेश ये पैसा फर्म में लेकर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कम पड़ रहा था पैसा, शॉर्ट पड़ रहा था, तो ये पैसा फर्म में लेकर आएगा। तो यहां लिखेंगे कैश ब्रॉट इन, ठीक है। तो ये पैसा, क्योंकि ये क्यों पैसा भाई इसका कम क्यों पड़ा, अगर आप समझने की कोशिश करो इसका पैसा कम क्यों पड़ा, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है ना इतनी ज़्यादा। फर्नीचर भी ये अपने घर ले गया, तो उसके पैसे नहीं देगा, फ्री में थोड़ी लेकर जाएगा, तो इसलिए इसकी कैपिटल कम पड़ गई और इसको अब घर से पैसा लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट बनाने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। डेबिट साइड पे हम एंट्री करेंगे इनफ्लोज की, ठीक है। इनफ्लोज मतलब पैसे का आना, तो किसी भी रीजन से बिजनेस में पैसा आएगा, ठीक है, तो कहाँ एंट्री करेंगे, इधर डेबिट साइड पे। किसी भी रीजन में बिजनेस में से पैसा जाएगा, आउटफ्लो अगर होगा, उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखकर टू बैलेंस बीडी, ठीक है, बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे, एसेट है इसलिए डेबिट साइड बैलेंस होगा, वो हो जाएगा 80,000। अब आपको जिन रीजन से बिजनेस में पैसे का इनफ्लो हुआ है ना, वो डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने ध्यान होगा आप लोगों को, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कुछ एसेट्स बेची थी, ठीक है। तो जो जो एसेट्स हमने बेची थी जिनके बदले में पैसा कलेक्ट किया था, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 4,87,000 रुपीज हमने कलेक्ट करे थे। मैं अभी बताया था ये कौन सी एसेट्स हैं, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स बेचे थे, फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल करी थी, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये जो हमने सेल करे थे इसका ये अमाउंट है, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, जिसमें योगेश पैसा ला रहा है, ठीक है, तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस में पैसा ला रहा था ना, अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, इसकी जो बैलेंसिंग फिगर थी 37,000 वो। तो बिजनेस में जिन जिन रीजन से पैसे का इनफ्लो हो रहा है वो यहाँ पर लिख लिए। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे आउटफ्लो, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने पे किया था, ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने पे करा था 3,50,000, तो वो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। बाय योगेश लोन, पार्टनर का जो लोन था, ठीक है, पार्टनर का लोन भी तो हमने पे ऑफ करा होगा, ठीक है, तो उसका 1 लाख, ये रियलाइजेशन में तो जाता नहीं है, ये अलग से होगा, और लोन अकाउंट हमें बनाने को बोला नहीं है इसलिए हमने बनाया नहीं है। तो बाय वाइज लोन अकाउंट 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जो विनीत वाली आई थी, ठीक है, बाय विनीत कैपिटल अकाउंट, इसने पैसा विड्रॉ करा है ना बिजनेस में से, इसकी बैलेंसिंग फिगर 1,54,000। अब आपको एक और बात याद रखनी है, बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन चैप्टर का बैलेंसिंग फिगर बनना नहीं चाहिए, ठीक है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल टैली करना ही चाहिए, तभी आपने सही सॉल्व करा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका टोटल आ रहा है डेबिट का 6,04,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 6,04,000, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट हमारा कंप्लीट है और ये वाला क्वेश्चन डन है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल जैक्सन एंड जॉन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर में या तो प्रॉफिट आएगा नहीं तो लॉस आएगा, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। On 31st March 2017 they decided to dissolve their firm। dissolve वर्ड से आपको समझ आ जाएगा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। On that date their balance sheet was as follows। तो बैलेंस शीट गिवन है ओल्ड फर्म की। तो यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज साइड में आपको गिवन है क्रेडिटर्स, लोन थर्ड पार्टी का लोन है, और कैपिटल्स गिवन है, मतलब कोई ऐसे रिजर्व वगैरह नहीं गिवन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो लाइबिलिटीज साइड हमारी सिंपल सी है। एसेट्स में चेक करो, देखो एसेट्स में एक ही चीज दिख रही है, डेटर्स और उसका प्रोविजन। तो प्रोविजन आप लाइबिलिटीज की तरह ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन में, और डेटर्स भी आप रियलाइजेशन में डाल दोगे। बाकी यहाँ पर कोई भी P&L अकाउंट या फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह हमें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंस शीट है। नीचे देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। माइकल वॉज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 2600
एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 एट 34,400। तो जो जिस पॉइंट पर माइकल लेकर जा रहा है ना, जिस अमाउंट पर, वो इंपॉर्टेंट है। 40,000 के डेटर भले ही वो कम अमाउंट में लेकर जा रहा है, तो डिफरेंस का जो डिस्काउंट वगैरह है ना, वो नहीं देखना, ठीक है। मेन अमाउंट का 34,400, 40,000 इग्नोर कर देंगे। एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। तो क्रेडिटर्स वो लेकर जा रहे हैं, तो क्रेडिटर्स के बदले में लाइक पेमेंट वगैरह करनी है, उसका क्या अमाउंट है, 10,000। देखो इसका मीनिंग क्या है कि अगर माइकल इन्वॉल्व ना हो तो क्रेडिटर्स को कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। लेकिन माइकल ने बोला कि क्रेडिटर्स को मैं पे कर दूंगा, आप मुझे पे कर दो, मतलब फर्म पहले माइकल को पे कर देगी और माइकल फिर क्रेडिटर्स को पे कर देगा। ये इसका मीनिंग है, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। तो फर्म क्या करेगी, माइकल को पे कर देगी, तो माइकल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ये इसका मीनिंग रहेगा, ठीक है। सिंपल आपको समझना है। अगर पार्टनर से पैसा लेना है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर को पैसा अगर देना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड है, जैक्सन वॉज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 14,000 एंड सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट्स एट 28,800 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, वो समझने वाली है। पहला तो सिंपल है, जैक्सन वॉज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। तो स्टॉक अगर हम मार्केट में बेचते तो पैसे मिलते, कैश अकाउंट डेबिट होता। लेकिन अब जैक्सन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमने बाहर नहीं सेल किया, पार्टनर ले गया स्टॉक को। फिर कह रहे हैं सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट्स एट 28,800 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो आपको ये समझना है कि कोई अमाउंट एक्स है, उसमें से 10% हमने काटा है, कोई अमाउंट एक्स है उसमें से हमने 10% काटा, तो हमारा आंसर आया 28,800, ठीक है। वो कह रहे हैं ना 28,800, सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट्स जो है वो 28,800 की है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। तो वो 28,800 में लेकर गया, बट वो बुक वैल्यू क्या थी सन्ड्री एसेट्स की वो नहीं पता, तो वो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है 90x अपॉन 100 इज इक्वल टू 28,800। ये 0 से 0 गया, ये 9 1 ज़र 9 3 ज़र 27 18 2 ज़र, तो 3200, और ये 10 उधर जाएगा तो x आएगा 32,000। तो बेसिकली ये हुआ कि सन्ड्री एसेट्स 32,000 की जैक्सन लेकर जा रहा है 28,800 में, ठीक है। तो बाकी का जो डिस्काउंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रियलाइजेशन में तो 28,800 जाएगा, लेकिन ये 32,000 की फिर हमने कैलकुलेशन करी क्यों है, ठीक है। अब बंदा माइंड में पॉइंट ये आता है कि ये 32,000 की कैलकुलेशन करी क्यों है, अगर रियलाइजेशन में 28,800 जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी समझाता हूँ ये क्यों करी, ये आगे और एडजस्टमेंट देखेंगे ना तो समझ आएगा कि ये 32,000 क्यों निकाला। तो ये बुक वैल्यू का यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं 32,000, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है। आगे रीड करते हैं और फिर देखेंगे 32,000 का क्या रोल था। थर्ड पॉइंट में कह रहा है जॉन वॉज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो इसका क्या मीनिंग है कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हैं कितनी, पहले तो ये निकालो। तो सेकेंड पॉइंट देखोगे, सेकेंड पॉइंट में हमने सन्ड्री एसेट्स देखी थी, जैक्सन लेकर जा रहा था 32,000 की सन्ड्री एसेट्स 28,800 में, तो टोटल सन्ड्री एसेट्स है 34,000 की, जिसमें से 32,000 की जैक्सन लेगा, तो रिमेनिंग होगी 2,000 की, ठीक है। तो रिमेनिंग 2,000 की जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो जॉन लेकर जा रहा है, ठीक है, रिमेनिंग 2,000 की। तो ये समझ लेना 2,000 की लेकर जा रहा है। अब यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, जॉन वॉज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 2,000 का 90% होता है 1,800, तो जॉन 1,800 में लेकर जा रहा है ये सारी सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। 2,000 कहीं पर भी नहीं जाएगा, 1,800 जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू, द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 वर पेड बाय जॉन। तो लास्ट लाइन का तो सिंपल है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जॉन अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो जॉन को रीइंबर्स करेंगे, तो जॉन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट 600, ये इसकी जर्नल होगी और पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इस फोर्थ पॉइंट में जो डेटर्स वाला पॉइंट है वो रिमेनिंग डेटर्स। तो पहले तो आप देखो फर्स्ट पॉइंट में डेटर्स कितने गए हैं, डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000, टोटल डेटर्स गिवन है 48,400 के, जिसमें से 40,000 की जो ट्रांजैक्शन है डेटर्स की वो फर्स्ट पॉइंट में हो गई, तो रिमेनिंग हो गए 8,400 के। तो जो रिमेनिंग है ना वो कितने हैं, पहले तो वो अमाउंट निकालो, वो है 8,400, और उसमें से, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू।
यानी कि डेट कलेक्टिंग एजेंसी इस डेटर 8400 के डेटर्स के हमें आधे पैसे दे रही है, यानी कि कितने पैसे हमें मिले रिमेनिंग डेटर्स के 4200। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 4200, ठीक है, क्योंकि आधे पैसे मिल रहे हैं डेट कलेक्टिंग एजेंसी से हमें अपने डेटर्स के। आई बात समझ? तो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 में आया। हमें क्या करना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों अकाउंट इसमें हमारे को प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप डेबिट साइड में क्या करोगे, एसेट्स को कॉपी करोगे, ठीक है, जो भी एसेट्स हमें बैलेंस शीट में गिवन है ना उनको कॉपी करोगे। तो टू डेटर्स लिखेंगे 48,400, ठीक है। टू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये भी हमें गिवन है बैलेंस शीट में, उसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप डेटा कॉपी करने का होता है डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन में, तो कॉपी करते जाएंगे। फिर लिखेंगे टू फर्नीचर, फिर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। फर्नीचर है 2000 का, सन्ड्री एसेट्स है 34,000 की, ठीक है। लाइबिलिटीज कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड पर, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये हमें एसेट साइड पर गिवन होती है माइनस की फॉर्म में, तो 2400, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, फिर लिखेंगे बाय लोन, ठीक है। तो लोन है 3500 का, क्रेडिटर्स हैं 11,500 के, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जितनी भी एडजस्टमेंट थी ना पेमेंट्स वगैरह की, वो सारी ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है कि जो जो एसेट्स, ठीक है, माइकल लेकर जा रहा है ना, उसके पैसे हम कैसे लेंगे, उसकी कैपिटल रिड्यूस करके। तो बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट, ये फर्नीचर लेकर जा रहे हैं और डेटर्स लेकर जा रहे हैं। फर्नीचर ये लेकर जा रहे हैं 2600 के, डेटर्स ये लेकर जा रहा है 34,400 के, ठीक है, जिनकी बुक वैल्यू कितनी थी 40,000। तो ये टोटल हमें इसकी कैपिटल कम करनी है 37,000 से, तो वो यहाँ पर लिखा, ठीक है। माइकल के बाद देखते हैं जैक्सन, ठीक है, बाय जैक्सन, ये पार्टनर्स है दोनों। तो बाय जैक्सन कैपिटल अकाउंट, इसका मीनिंग ये है कौन कौन सी एसेट ये लेकर जा रहा है। तो मैंने सारी एसेट डिस्कस करी है, ये स्टॉक लेकर जा रहा है और सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है, ठीक है। 14,000 और 28,800, तो टोटल कितना हो गया 42,800, ठीक है, टोटल हो गया 42,800, ठीक है। क्रेडिट साइड पहले फिल करते हैं पूरी। फिर लिखेंगे बाय जॉन्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड पार्टनर कौन कौन सी एसेट्स लेकर जा रहा है उसका डेटा आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या लेकर जा रहा है, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, ये भी सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है लेकिन रिमेनिंग वाली, ठीक है। पहले जैक्सन ले गया, अब ये बची कुची सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहे हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया था 2,000 रुपीज़ की थी बची हुई, जिसका ये 90% निकालता है, ठीक है। तो वो क्या था 90% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2,000 का, तो ये 1,800 रुपीज़ दे रहा है सन्ड्री एसेट्स का, ठीक है। फिर हमें ये पता चला था कि जो लास्ट एंट्री थी कि जो हमारे डेटर्स हैं रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है, थोड़े से डेटर्स तो माइकल लेकर चला गया, ठीक है, ये अगर दिख रहा है तो डेटर्स माइकल लेकर चला गया। बचे हुए डेटर्स हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेचे थे, ठीक है, तो उन्होंने कितना दिया हमारे को 4,200 दिया, ठीक है, 50% दिया ना, तो उन्होंने दिया 4,200, 8,400 का 50%, ठीक है, ये लिखेंगे हम 50% कितना किस अमाउंट का 8,400 का, ये डेट कलेक्टिंग एजेंसी ने हमारे को ये पैसा दिया, तो बाय बैंक अकाउंट। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम फिल करेंगे डेबिट साइड। एक बारी क्वेश्चन में वापस आते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। एट दिस फिगर का मतलब है 10,000 के क्रेडिटर्स को ही वो पे ऑफ कर रहा है 10,000 में, ठीक है। माइकल 10,000 के क्रेडिटर्स को ही पे ऑफ कर रहा है 10,000 में, लेकिन क्रेडिटर्स हैं कितने क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स हैं 11,500 के, यानी कि अभी भी 1,500 के क्रेडिटर्स जो रह गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एजम्पशन ये रहता है कि जो भी लाइबिलिटी है जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको बुक वैल्यू पे ही पे ऑफ करें। तो 10,000 के क्रेडिटर 10,000 में पे ऑफ करें माइकल के थ्रू, रिमेनिंग 1,500 के क्रेडिटर्स फर्म पे कर देगी अपने आप, ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो ये चीज़ हमारे को डिस्कस करनी रह गई थी, तो ये मैंने अभी अभी आपको बता दिए। वापस चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने। तो यहाँ लिखेंगे टू माइकल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स ये पे कर रहा है 10,000 के, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 10,000, ठीक है।
फिर लिख देंगे बचे कुछ 1500 के क्रेडिटर्स, फर्म अपने आप पे कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बचे हुए 1500 के क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि टोटल क्रेडिटर्स जो हैं वो 11,500 के, तो उसमें से 10,000 के माइकल पे कर रहा है, तो फर्म माइकल को पे कर देगी और बचे हुए फर्म अपने आप पे कर रही है, ये उसका हिसाब है 1500 का, ठीक है। फिर लिखेंगे हम टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर को क्रेडिट करने का मतलब है हम इसको किसी रीजन से पैसा दे रहे हैं, ठीक है। एक तो लोन है, ठीक है, ये लोन पे ऑफ कर रहा था, थर्ड पार्टी लोन पे ऑफ कर रहा था, और दूसरा क्या था, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इसने पे कर दिए थे, तो फर्म इसको रीइंबर्स कर रही है, ठीक है, और लोन भी इसने पे कर दिया था तो फर्म इसको रीइंबर्स कर रही है। तो 3500 का लोन था, 600 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे, 4100 फर्म इसको अब देगी, तो इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करें, ठीक है। रियलाइजेशन टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री बन रही है, तो 4100 आ जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन गया, अब सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है। और डेबिट साइड का जो टोटल है ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होने का मतलब है लॉस निकलेगा, ठीक है। तो हम सीधा करते हैं इसकी टोटलिंग। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,16,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और यहां पर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर है, माइकल, ठीक है, जैक्सन और जॉन, ठीक है। 3 पार्टनर्स है, माइकल, जैक्सन और जॉन। 1,16,000 में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 12,800, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बांट देंगे, तो ये कितना आएगा 7680, 2560 और 2560, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1:1। क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है रियलाइजेशन का एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको सारा अकाउंट एक साथ दिख जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड में जब भी किसी की कैपिटल इंक्रीज करनी होगी तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, जब भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज करनी होगी तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंसेस कॉपी करने का, तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में देखकर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, तो तीनों के कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे 50,000, 25,000 और फिर 14,000, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको किस रीजन से पैसा देना है, ठीक है। तो माइकल को हमें देने हैं 10,000, क्योंकि ये क्रेडिटर्स वाला रीजन है, ठीक है, क्रेडिटर्स का सीन था ना, 10,000 इसके थ्रू पे करने थे। और जॉन को देने हैं 4100, किस बात के, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और लोन का टोटल आया था ना 4100। भाई रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने बनाया था वो आपको साथ साथ देखना पड़ेगा अपनी रजिस्टर में, तभी ये अमाउंट समझ में आएंगे, ठीक है। ये 10,000 कौन सा है मैं लिख देता हूँ, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये क्रेडिटर्स वाला है और ये है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और लोन का टोटल, ठीक है। आपने पेपर में ये ब्रैकेट्स नहीं लिखने, ठीक है, ये तो मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तुमने नहीं लिखना पेपर में ये सब, आई बात समझ। अब आ जाते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट्स आएंगी 37,000, ठीक है, इनका अकाउंट काट रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं ना, 37,000, 42,800 और 1,800, ये कौन से अमाउंट है भाई, इनका अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम कर रहे हैं, किस रीज़न है। 37,000 ये जो अमाउंट है ये माइकल का है फर्नीचर और डेटर्स वाला, ठीक है, ये है फर्नीचर और डेटर्स वाला अमाउंट, ठीक है, ये भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये 42,800, ठीक है, जैक्सन का कौन सा स्टॉक और सन्ड्री एसेट्स वाला, स्टॉक प्लस सन्ड्री एसेट्स वाला, ये वो वाला अमाउंट है, ठीक है, इस रीजन से इनका कैपिटल कम हो रहा है। जॉन का 1,800 कौन सा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स वाला, इसका भी सन्ड्री एसेट्स का ही है ये वाला अमाउंट, ठीक है, तो कैपिटल कम कर रहे हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का आपको याद होगा जो आंसर था वो लॉस था, आंसर में लॉस आया था, तो लॉस भी इनकी कैपिटल कम करेगा, तो लॉस बांट देते हैं 311 में, 7680, 2560 और 2560, तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करना है सिंपल और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो बड़ी वाली साइड पहले माइकल की चेक करेंगे, माइकल में क्रेडिट साइड बड़ी है,
60,000 बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करा डेबिट साइड में, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब है ये पैसा विड्रॉ करेगा, तो पैसा विड्रॉ करेगा तो फाइनल पेमेंट लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी वगैरह नहीं निकलना डिसोल्यूशन में, बुक्स बंद कर रहे हैं, फर्म ही शट डाउन हो रही है तो बुक्स बंद कर रहे हैं। तो 60,000 माइनस 37,000 माइनस 7680, तो ये आ रहा है 15,320, ठीक है। जैक्सन में देखो बड़ी वाली साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड है, तो जैक्सन में डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 45,360, कॉपी करा क्रेडिट साइड में। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक टू बैंक होती है, इसका मीनिंग है कि कैश या अमाउंट ब्रॉट इन, ठीक है, अमाउंट इसको लानी है, अमाउंट ब्रॉट इन, ठीक है, या अमाउंट ब्रॉट कुछ भी लिख सकते हैं। 45,360 माइनस 25,000, 20,360 बैलेंसिंग फिगर, जैक्सन इतना पैसा फर्म में लाएगा, ठीक है, या ला रहा है, यही इसका मीनिंग है। जॉन में देखो टोटल जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहा है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा। 18,100 में से माइनस करेंगे 1800 और 2560, तो हमारा आंसर आ रहा है 13,740। तो दोबारा टू बैंक नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया, इसी के पैरेलल में यहीं पर ही लाइन में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब हमने बनाना है बैंक अकाउंट, और इसमें कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी डाउट है पूरे वीडियो में तो आप नीचे कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। अब हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट अकाउंट है ये, ठीक है, एसेट नेचर का अकाउंट है, तो इसका बैलेंस का होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये हम बैलेंस शीट में से देख रहे हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है 6,000 वो। अब आपको मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं, डेबिट साइड में एंट्री करनी है कैश के इनफ्लो की, क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है कैश के आउटफ्लो की। पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। अब जिन जिन रीजन से पैसा आया ना वो डेबिट में लिखेंगे, जिन जिन रीजन से पैसा गया वो क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बाय करके, ठीक है, बाय करके। तो अब लिखेंगे सबसे पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स से हमें पैसा मिला था ना, जो डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दिए डेटर्स, वो पैसा लिखेंगे 4,200, ठीक है। और पैसा कौन लाया बिजनेस में, जैक्सन लाया, उसके कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर थी जो अभी अभी हमने बनाया है, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होती है ना वो हमेशा बैंक अकाउंट में जाती है, डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी वो देख लेंगे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो आंसर होता है वो हमेशा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो टू जैक्सन कैपिटल अकाउंट 20,360, ये इतना कैश लेकर आया फर्म में। अब क्रेडिट साइड देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करा था कैश की फॉर्म में, ठीक है, तो वो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 1,500 पे करा है पेमेंट क्रेडिट साइड में। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का आंसर यहाँ लिख दो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का आंसर मैंने बताया बैंक अकाउंट में हमेशा जाएगा, तो बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट और बाय जॉन्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाय का मतलब क्या है कि इसकी जर्नल पढ़ो, जर्नल क्या बन रही है, माइकल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब ये पैसे का आउटफ्लो है। जॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब ये दोनों पार्टनर फर्म में से कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं। तो 15,320 माइकल का, 13,740 जॉन का। डिसोल्यूशन चैप्टर में आप जब भी बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे आपका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल टैली करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैली करे, नहीं करा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है या कोई आइटम आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी भूल गए हो, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो कुछ भी डाउट वगैरह आ रहे हैं आप नीचे कमेंट्स में लिखो, और कोई सजेशन है अगर नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड तो वो भी लिखो। और भाई अगर पढ़ाई कर रहे हो वीडियोस के थ्रू जो मैं बना रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो, ठीक है।